हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं गॉस लॉ का लास्ट एप्लीकेशन। अच्छा, अब ये बहुत टाइम से काफ़ी टाइम से हम गॉस लॉ पढ़ रहे हैं, तो अब आज लास्ट ही है, लास्ट लास्ट एप्लीकेशन है गॉस लॉ का। इसके बाद गॉस भाई साहब से हमें छुटकारा मिल चुका है, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। हाँ, क्वेश्चन आंसर में गॉस लॉ फिर से आएगा, वो तो है ही, बट फिलहाल के लिए गॉस लॉ का लास्ट एप्लीकेशन है। चलो तो समझते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, यानी कि अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसके लिए? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर कहने का मतलब क्या हुआ? पूरा भरा हुआ स्फीयर एक तरीके से। या इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अचालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। यानी कि कहने का मतलब अब हमने कैसा स्फीयर लेना है, जैसा कि स्कूल में एक शॉटपुट बॉल होती है ना, पूरा आयरन की बॉल होती है, वो भरी हुई कंप्लीटली, तो उस तरीके का हमारा क्या है? स्पेरिकल, जो हमारा एक स्पेरिकल शेप का एक हमारा ऑब्जेक्ट है या स्फीयर है बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसा लड्डू होता है ना, बेसन का लड्डू गोल एकदम भरा हुआ अंदर से, तो उसी तरीके का कोई स्पेयर है, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने, जैसे कि हम मेंशन करते हैं, लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर हैविंग रेडियस r, जिसकी रेडियस r है और उसको कैसा चार्ज दे रखा है? q चार्ज दे रखा है। अब ये स्फीयर कैसा ले रखा है मैंने? ध्यान देना, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले रखा है। नॉन कंडक्टिंग मतलब इसका जैसे भी हम इसे चार्ज देंगे तो क्या होगा? सारा का सारा चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्फीयर क्या होता है हमारा? 3D फिगर होता है एक तरीके से, ठीक। तो इसमें भी हम तीन केस देखेंगे। कौन सा? सबसे पहले आउटसाइड द स्फीयर, फिर ऑन सरफेस, फिर इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज भी हम यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो हमारा क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वाला। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का भी यूज करेंगे, तो उसको भी मैं मेंशन कर देता हूँ। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? रो से डिनोट करते हैं। रो इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो चार्ज कितना है? क्यू चार्ज दे रखा है, और वॉल्यूम क्या बोल देंगे? वी वॉल्यूम बोल देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने इसका यूज आएगा हमें आगे, तो इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब हमने क्या देखने हैं? वही तीन केस, कौन से? आउटसाइड, ऑन सरफेस और इनसाइड। तो सबसे पहले देखते हैं आउटसाइड द स्फीयर। तो फर्स्ट केस हमारा क्या होता है? आउटसाइड द स्फीयर, या एक्सटर्नल पॉइंट पे बोल सकते हैं, आउटसाइड द स्फीयर। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम स्फीयर बना लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो स्फीयर बनाते हैं फिर। तो ये मैंने बना दिया स्फीयर, ठीक है। अब एक ऐसा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसको मैं जब जैसे मैं चार्ज दूंगा, क्या चार्ज दे रखा है हमने? क्यू चार्ज दे रखा है, तो सारा का सारा क्यू चार्ज में आप वही पॉजिटिव मान लेंगे फटाफट से हमारी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो जैसे मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, वो सारा का सारा कहाँ हो गया? इसके वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि स्फीयर के पास वॉल्यूम होगा ना, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ क्या लिया है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ले रखी है, और इसकी रेडियस क्या है? कैपिटल आर, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में मेंशन कर लिए, ठीक। और इससे बाहर, बाहर कोई पॉइंट है, यहाँ कहीं पी पॉइंट है, ठीक। तो वहां पे हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब प्लस चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? बाहर की तरफ, इस तरीके से होगा। और अगर इसके रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में हम क्या बने? गॉसियन सरफेस बनाए, तो कैसा बनेगा? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनेगा, ठीक है। तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इस तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं डॉटेड लाइन से इस तरीके से हम क्या बना लेते हैं? स्पेरिकल सरफेस बना लिया, ठीक। अब जो स्पेरिकल सरफेस है या जो हमने बना रखा है, अब इसकी भी कुछ रेडियस होगी, ठीक है। इसकी रेडियस हम ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बोल देते हैं स्मॉल आर, ठीक है। यानी कि हमारी आर डिस्टेंस पे पॉइंट बी प्रेजेंट है, जिसके रिस्पेक्ट में हमने एक गॉसियन सरफेस यानी कि स्पेरिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया। अब इसके रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं फिर। अब सबसे पहले तो इस पॉइंट के बारे में मेंशन कर लेते हैं। लेट P is the point, P is the point outside the sphere, ठीक है। अब क्या करना होता है हमें? सबसे पहले जैसे हमने क्या करा, P पॉइंट माना, तो इसके रिस्पेक्ट में हमें फ्लक्स निकालना पड़ेगा। फ्लक्स निकालने के लिए एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया लेंगे, फिर उसके लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। तो स्मॉल एलिमेंटल एरिया ये हो गया हमारा, जिसको मैं बोल देता हूँ ds। और इसकी डायरेक्शन भी कहाँ होगी? ऐसे ही टुवर्ड्स नॉर्मल होती है, तो बाहर की तरफ इस तरीके से होगी, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया?
अब पी पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया और उसके लिए हमने इस तरीके से ds स्मॉल एलिमेंटल ले लिया, ठीक है। तो ds इक्वल टू यहाँ लिख भी देता हूँ स्मॉल एलिमेंटल एरिया। तो अब फटाफट से फ्लक्स निकालते हैं। तो फ्लक्स किस तरीके से निकालते हैं, जैसा कि हम जानते हैं फाई इक्वल टू क्या होता है ई डॉट ए या ई डॉट एस या इसी को क्या लिखते हैं ई एस कॉस थीटा। अब देखो, अब स्मॉल एलिमेंटल एरिया के लिए हमें फ्लक्स निकालना है तो फाई की जगह हम क्या बोलेंगे डी फाई बोल देंगे। तो डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई ई डॉट डी एस हो जाएगा और ई डॉट डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी ई डी एस कॉस थीटा। अब देखिए थीटा एंगल क्या होगा, डीएस की डायरेक्शन बाहर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा कहाँ है बाहर की तरफ, तो इट मींस हमारा थीटा एंगल कितना आ गया जीरो। जैसे ही थीटा जीरो आया तो डी फाई के लिए हम क्या करेंगे डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है 1, तो कितना मिल गया ए डी एस, ठीक है। तो ये तो हमें क्या मिल गया डी फाई की वैल्यू मिल गई। अब डी फाई की वैल्यू मिल गई तो हमें क्या निकालनी है फाई की वैल्यू। इस छोटे से जाने वाला फ्लक्स निकल गया तो इस पूरे से जाने वाला फ्लक्स निकालना पड़ेगा, यानी कि फाई। फाई निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे डी फाई को इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन डी फाई। तो यहाँ से क्या मिल गया इंटीग्रेशन ई डी एस, डी फाई की वैल्यू क्या ई डी एस। ई तो कांस्टेंट है क्योंकि हमने सारा का सारा चार्ज इसको दे दिया है, तो ई कांस्टेंट हो गया तो ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी एस मिल गया। तो इंटीग्रेशन डी एस की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि हम जानते हैं ds क्या है इस बड़े वाले स्फीयर का पार्ट है, तो ds में बहुत सारे मिला दूं तो क्या मिल जाएगा इस पूरे का हमें क्या मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो कितना मिल जाएगा a इंटू 4 पाई आर की जगह कौन सा स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। और ये कहाँ से आया, जैसा कि हम जानते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ब्रैकेट में हमने मेंशन भी कर लिया हमने किस तरीके से हमने निकाला है, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या आ गया हमारा डी फाई आ गया, ठीक है। यानी कि फाई निकल गया है डी फाई, तो डी फाई से हमने फाई भी निकाल लिया, यानी कि फाई की वैल्यू क्या आ गई ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 2। अब देखते हैं बट अकॉर्डिंग टू गॉस, जो हमारे गॉस भाई साहब है उन्होंने तो कुछ और ही बोला था। तो उन्होंने क्या बोला था फाई इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू यानी कि टोटल चार्ज, ठीक है। अब टोटल चार्ज कितना है इसके अंदर, अगर मैंने क्यू चार्ज दे रखा है तो क्यू ही बोलेंगे, तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 3। अब देखेंगे फटाफट से इक्वेशन 2 एंड 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या मिलेगा हमें, जो ये फ्लक्स आया है ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इसकी वैल्यू इसके इक्वेट में कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको एक अरेंज्ड वे में लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई आर स्क्वायर को इधर भेजा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिख लिया और बचा क्या क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, जैसा कि आपको कुछ कुछ याद भी आ रहा होगा, यही क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा है, तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ना हमने, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज के लिए तो ये केस कैसा आ गया कि अगर कोई सॉलिड स्फीयर हो चाहे हॉलो स्फीयर हो, अगर उसके बाहर कोई पॉइंट है तो उसके लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से काम करेगा सेम एज ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज विच इज सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो हमारा क्या मिल गया आउटसाइड द स्फीयर हमें क्या मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे सरफेस पे फिर निकालेंगे इनसाइड वाला केस। तो देखते हैं अब इसके सरफेस पे, अब देखते हैं ऑन द सरफेस किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाएगा। तो ऑन द सरफेस के लिए मैं फटाफट से क्या कर देता हूँ, फटाफट से हम एक स्फीयर बना लेते हैं फिर से, ठीक है। डायग्राम से समझना इजी होता है। तो क्या होगा इसको चार्ज भी दे देते हैं, तो कैसा चार्ज है इसके ऊपर प्लस चार्ज। अब सारा का सारा इसके वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्यों क्योंकि हमने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया है, ठीक है। तो ये तो आ गया इसका, इस पे चार्ज भी दे दिया इसे। अब इसकी फटाफट से रेडियस भी देख लेते हैं, कितनी रेडियस है कैपिटल आर। अब देखिए अब इस केस में क्या करेंगे, हम पिछले केस की ही हेल्प लेते हुए इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या था पिछले केस में जो आर डिस्टेंस थी वो कहीं बाहर थी, अब वो डिस्टेंस घट घट के कहाँ पहुंच गई है इसके सरफेस पे।
इसके सरफेस में मैं कहीं एक पॉइंट मान लेता हूँ, लेट यहाँ मान लिया मैंने, पी पॉइंट मान लिया, तो यहाँ पहुंच गया। तो आर की वैल्यू क्या हो गई, ये, यानी कि कैपिटल आर इक्वल टू क्या है यहाँ, स्मॉल आर। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें क्या करना है, यहाँ दोबारा से डीएस सरफेस मान के नहीं करना है, हमने क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ स्मार्ट वर्क करना है। तो हमने पिछले वाला जो केस निकाला था उसमें आर की जगह, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे। क्यों, क्योंकि आर बाहर हो या इस पॉइंट हो, तो यहाँ से यहाँ तक आने में क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया सेम वे पे आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, पिछले वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था कितना आया था, इक्वल टू 1/4 क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर आया था। अब स्मॉल आर की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ कैपिटल आर रख देंगे, और हमारा क्या मिल जाएगा, ऑन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, जो कितना होगा, इक्वल टू 1/4 क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो ऑन द सरफेस वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कितना आता है, इस तरीके से। हमने क्या करा, इसमें पिछले वाले केस की हेल्प ली। अब ऑन द सरफेस आ गया, अब फटाफट से देखेंगे कौन सा, इनसाइड वाला केस। ठीक, तो दोस्तों अब देखते हैं इनसाइड द सरफेस ऑफ स्फीयर, या इनसाइड द स्फीयर बोल सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो स्फीयर बना लेते हैं, लेकिन स्फीयर में यहाँ थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा, क्योंकि इनसाइड हमें पॉइंट मेंशन करना है, तो हौच पौच ना हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा स्फीयर बना दिया। और यहाँ मैं चार्ज को पहले अंदर पॉइंट बना लेते हैं, तब उसके बाद रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई। और अब कहाँ है, इस स्फीयर के अंदर है हमारा पॉइंट, यानी कि पी पॉइंट कहीं अंदर होगा, कहीं भी ले सकते हैं अंदर, तो मैं लेट यहाँ पे ले लेता हूँ, ये हमारा पी पॉइंट हो गया। ठीक, और इसकी डिस्टेंस कितनी होगी सेंटर से, आर डिस्टेंस होगी। और इसको चार्ज कैसा दिया है हमने, जो हमारा स्फीयर है कैसे, ठीक है, प्लस चार्ज। अब इनसाइड वाला केस थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ में थोड़ा सा चीजें अलग वे में लेनी है, तो इसको समझते हैं फिर। तो ये हमारा पी पॉइंट हो गया। तो इनसाइड, इनसाइड को मैं सॉलिड लाइन से बना देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। तो मैंने इस सॉलिड लाइन से इनसाइड वाली, एक हमने जो गॉसियन सरफेस मानना है ऑब्वियस सी बात है, तो मैंने फटाफट से इनसाइड के लिए एक मैंने क्या बना दिया, गॉसियन सरफेस बना लिया। तो सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं, लेट P is the point, P is the point inside the स्फीयर। और जो हमने गॉसियन सरफेस माना है कैसा, P के रिस्पेक्ट में माना है, जिसकी रेडियस R है। अब यहाँ हमने यूज करना है कहा, किस चीज का, जो हमने स्टार्टिंग में ली थी, क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए, इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, फिक्स होगी, यानी कि जो रो की वैल्यू है वो अंदर वाले स्पेयर के लिए देखें या बाहर वाले स्पेयर के लिए देखें, वो क्या होगी, फिक्स होगी। और चार्ज कितना दिया है हमने इसे, क्यू चार्ज दे रखा है, और वॉल्यूम कितना है, वी। और वॉल्यूम कितना होता है स्पेयर का, स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगर हम नॉर्मल जो सरफेस चार्ज डेंसिटी देखा है, अगर इस पूरे स्पेयर के लिए, यानी कि जो हमारा कैपिटल आर रेडियस वाला है, तो उसके लिए देखें तो क्यू अपॉन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब। ये तो क्या आ गया, इसको भी मैं इक्वेशन कुछ नाम दे देता हूँ, इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक बोल देते हैं, इक्वेशन ए बोल देता हूँ यहाँ पे। ठीक, अच्छा अब देखिए, अब इसमें क्या करना है, इसमें भी हम क्या करेंगे, अंदर वाला एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया लेंगे इसके रिस्पेक्ट में, ds स्मॉल एलिमेंटल एरिया। ठीक है, तो जिसकी डायरेक्शन कहाँ की होगी, बाहर की तरफ ऐसे, और प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इस तरीके से। तो ds और e के बीच में एंगल तो जीरो होगा, वो तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया। अब देखिए, जैसे मैंने अंदर पॉइंट पी लिया, तो मैंने इस बड़े स्फेयर को, यानी कि जो हमारा स्टार्टिंग का स्फेयर था, उसको मैंने क्यों चार्ज दिया था, लेकिन अंदर जब गए तो कुछ चार्ज देखिए बाहर रह गया ना, कुछ चार्ज, तो अंदर जो चार्ज होगा वो क्यू नहीं होगा, वो क्या होगा, कुछ और होगा, उसको बोल देते हैं क्यू डैश। अब हमें यहाँ क्यू डैश की वैल्यू भी चाहिए। अब क्यू डैश की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला यही है, रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी, इसी के हेल्प से निकालेंगे। तो रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी से क्या मिलेगा, अगर मैं क्यू निकालूं तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई रो इंटू वी, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, ये तो Q की वैल्यू होगी, Q यानी कि बाहर वाले के लिए। अब अंदर वाला अगर Q डैश निकालना है तो इसी की हेल्प से निकालेंगे। तो अब Q की जगह Q डैश हो गया, तो Q डैश इक्वल टू रो, रो तो हमारा फिक्स होना है, ठीक है, रो तो इस पूरे के लिए कहीं भी देखो, अंदर यहाँ देखो किसी पॉइंट पे रो की वैल्यू तो फिक्स होगी, तो रो तो वैसा ही रहा। हाँ, वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा, V की जगह
बी डैश आ जाएगा, अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम देखेंगे तो जिसकी वैल्यू कितनी है, अगर अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम देखें तो रेडियस आर है, तो निकाल सकते हैं रो इंटू 4/3 पाई आर, आर की जगह अब स्मॉल आर आएगा, पाई आर क्यूब। तो क्यू डैश की वैल्यू इतनी आ गई, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन बी। अब क्या करना है, जो हमने स्मॉल एलिमेंटल एरिया लिए उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो देखते हैं अब किस तरीके से हम चीजें करते हैं आगे। तो देखिए क्या करेंगे, डी फाई निकालेंगे, फिर उसी को इक्वेट करते हुए फाई निकालेंगे, ठीक, उसी को इंटीग्रेट करते हुए। तो डी फाई इक्वल टू क्या होगा, ई डी एस कॉस थीटा। अब देखिए थीटा क्या होगा यहाँ, जैसे कि मैंने अभी दिखाया आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के हैं दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो यानी कि थीटा जीरो होगा तो क्या मिल जाएगा, ई डी एस कॉस जीरो, सिंस थीटा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या मिल गया, डी फाई की वैल्यू क्या मिल गई, ई डी एस। इसको इक्वेशन में बोल देता हूँ, हमारी पीछे आई थिंक 3 इक्वेशन हो गई थी, तो इसको मैं बोल देता हूँ 4th इक्वेशन। तो डी फाई मिल गया, तो फाई इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन डी फाई, यानी कि इंटीग्रेशन ई डी एस, यानी कि इंटीग्रेशन ई को कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन डी एस बचा। तो ई और इंटीग्रेशन डी एस की वैल्यू क्या होगी, अंदर वाले स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, यानी कि ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये मिल गया। इसको बोल दिया इक्वेशन 5। अब अकॉर्डिंग टू गॉस, अब यहाँ अकॉर्डिंग टू गॉस भी थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अकॉर्डिंग टू गॉस, जो गॉस भाई साहब ने बोला था, क्या बोला था, फाइव इक्वल टू क्या होना चाहिए, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज कितना होगा, देखिए अब हमें क्या चाहिए, इनर वाले स्फीयर के लिए देख रहे तो अंदर वाले में चार्ज कितना है, ये मेंशन करें ना, क्यू डैश। तो क्यू डैश फाइव इक्वल टू क्या होगा, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्यू डैश की वैल्यू क्या है, क्यू डैश की वैल्यू हम यहाँ से उठा के रख देते हैं फटाफट से, क्योंकि हमारा क्यू डैश हमने एडिशनल ले रखा है, तो इसमें आंसर नहीं आएगा, हमारा आंसर सिर्फ क्यू में ही आ सकता है। तो क्यू डैश की जगह मैं रख देता हूँ वैल्यू यहाँ, तो कितना आ जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब तो था ही, साथ में अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये फाइव की वैल्यू आ गई। अब इसको इक्वेट कर देंगे किससे, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 6, और इसको इक्वेट कर देते हैं इक्वेशन 5 से। तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, तो क्या मिल गया, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये वैल्यू मिल गई। अब इसको देखते हैं, अब इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से एक चीज तो सबसे पहले, चलो अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर एक साथ ही कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं, थोड़ा सा मैं पेज ले लेता हूँ, नेक्स्ट पेज ले लिया, ठीक है, इसमें स्पेस खत्म हो गया। तो कितना आ गया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो E इक्वल टू कितना मिल जाएगा, इस 4 पाई आर स्क्वायर को भी मैं इधर भेज देता हूँ, तो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट को मैंने ऐसे ले लिया, और 4/3 पाई आर क्यूब ये बचा था, और यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर को मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, और बचेगा क्या, आर बचेगा। तो ई इक्वल टू कितना बचेगा, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 4 तो कैंसिल हो गया, अब कितना बचा था ऊपर, आर अपॉन 3 ये बचा था। इसको थोड़ा सा अब क्लियर है, ठीक है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन 3 ये बचा। अब रो की वैल्यू भी कुछ थी, रो की वैल्यू क्या थी, अभी हमने देखी थी, रो की वैल्यू कितनी निकाली थी, दोबारा से दिखा देता हूँ इक्वेशन ने, ये ध्यान दीजिए इक्वेशन ने ये, ठीक है। तो रो की वैल्यू यहाँ से उठा के मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ, तो कितने मिल जाएगी, रो की जगह क्या रख देंगे, क्योंकि हमारा रो भी आंसर हमें क्यों में चाहिए, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे, तो कितना मिलेगा, रो की जगह क्या रख देते हैं, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, और आर अपॉन 3, और साथ में क्या था, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी था, तो एप्सिलॉन नॉट भी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए, अब यहाँ क्या है, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, अब इसको थोड़ा सा मैं
पिछले वाले केस के वे में लिखूंगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट बचा है, और साथ में Q इंटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो ये आ गई हमारी इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब देखिए जैसा कि हमने कल ग्राफ बनाया था ई और आर के बीच में, वैसा ही कुछ यहाँ भी ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए यहाँ देखिए बाकी सब चीजें तो सेम है, लेकिन ई क्या है आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा कुछ मिल रहा है, तो उसी के हिसाब से हमें ग्राफ भी देखेंगे। तो चलो ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ बनाते फिर देखते हैं किस तरीके से चीजें हमने करनी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। चलो अब ग्राफ देखते हैं इसी के रिस्पेक्ट में। अब देखते हैं ग्राफ बिटवीन ई एंड आर। तो फटाफट से मैं सारी चीजें मेंशन कर लेता हूँ। इस डायरेक्शन में ई बढ़ रहा है और इस डायरेक्शन में आर बढ़ रहा है, और साथ ही साथ हमें वो केस भी चाहिए कौन से, इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी कि इनसाइड आउटसाइड। तो सबसे पहले हमने आउटसाइड देखा था, तो आउटसाइड का फॉर्मूला, फिर देखा था हमने सरफेस पे, तो यहाँ पे सरफेस का फॉर्मूला, फिर इनसाइड पे तो इनसाइड का फॉर्मूला। बगल में लिखने से क्या होगा, थोड़ा सा ग्राफ समझने में आपको इजी हो जाएगा। और ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आते ही आते हैं। तो आउटसाइड कितना था, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल क्या था, आर स्क्वायर। ठीक है, जैसा पॉइंट चार्ज के लिए होता है। सरफेस पे क्या था, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और इनसाइड, इनसाइड तो अभी अभी देखा था हमने, कितना आया था, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से आया था। अब देखिए अब ग्राफ भी उसी हिसाब से बनेगा। ये है हमारा 0.0, यानी कि स्क्वायर का सेंटर बोल सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले इनसाइड वाले केस पे आएंगे, क्योंकि सेंटर से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले इनसाइड वाला पोर्शन मिलेगा, फिर आउटसाइड पे। चलो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ यहाँ स्क्वायर बना के। तो ये हमारा स्क्वायर था, ये सेंटर हो गया ओ, यानी कि 0, यहाँ पे आर की वैल्यू 0 है। फिर जैसे जैसे हम बढ़े तो ये क्या आया, इनसाइड वाला केस आया, फिर कहाँ पहुंचे, सरफेस पे, फिर कहाँ बढ़ेंगे आगे, आउटसाइड वाला केस। ठीक है, तो अब इनसाइड वाले केस के लिए क्या होगा, देखो ये क्या है, E इक्वल टू 1/4 क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू, और ये आर, यानी कैपिटल आर वो तो फिक्स है हमारे स्क्वायर का, लेकिन स्मॉल आर क्या है, वो वेरी कर रहा है। देखिए अब तो यहाँ से ये वाला पार्ट 1/4 कांस्टेंट, क्यों कांस्टेंट, कैपिटल आर कांस्टेंट, वेरी कौन कर रहा है, स्मॉल आर। इनसाइड वाले केस के लिए अगर मैं देखूं तो ई और आर में क्या रिलेशन आ रहा है, ई प्रोपोर्शनल टू आर। जब प्रोपोर्शनल होता है, एक बढ़ रहा दूसरा भी बढ़ रहा साइमल्टेनियसली, तो किस तरीके का ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन। यानी कि अगर सेंटर ये मान लो मैं, सेंटर से जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो ग्राफ किस तरीके से आएगा, तो कैसे बढ़ेगा हमारा ग्राफ, ऐसे। ठीक है, कहाँ तक बढ़ेगा, जब तक हम सरफेस तक नहीं पहुंच जाते। तो जैसे सरफेस पे पहुंचेंगे, सरफेस पे क्या आ जाएगा, फिर इनवर्स रिलेशन आ जाएगा, जैसा कि हमने देखे थे कल इनवर्स रिलेशन। क्या हो रहा है, ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये सब कांस्टेंट। अब सरफेस पे पहुंचेंगे तो कैपिटल आर होगी, यानी कि ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और इससे बाहर भी जाएंगे तो उस कंडीशन में भी ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, तो यानी कि इनवर्स वाला ग्राफ कैसा आता है, हमें क्या बना देना है, सी बना देना है। ठीक है, सी किस तरीके से बनाना है, अब सी का सेंस समझिए। ये हो गया, जैसे हम क्या पहुंचे, यहाँ पहुंचे, सरफेस आ गया, फिर सरफेस से जैसे आगे बढ़े क्या हो गया, जैसे आर की वैल्यू बढ़ी, बाहर को गई तो आर की वैल्यू यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ी, तो ई की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इनवर्स वाला ग्राफ किस तरीके से आता है, ये इस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सरफेस वाला पॉइंट, यानी कि इसको ई एस बोल देता हूँ, और ये आउटसाइड वाला पॉइंट ये ईओ बोल दिया। और हमें क्या मिल गया, ये जो ऊपर को ऐसे स्लैंट सा दिख रहा है, ये इनसाइड वाला पॉइंट। यानी कि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कहाँ होगी, सरफेस पे ही मिलेगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वैल्यू घटते जाएगी। और इस तरीके से ये क्या हो गया, हमारा ग्राफ भी हो गया। तो एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, तो साथ में ग्राफ भी पूछ लिया जाता है, और कभी कभी इंडिविजुअल 1 मार्क्स में भी ग्राफ पूछ लिया जाता है। तो उसके हिसाब से आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करते चलिए। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से आ रहा है सरफेस वाला केस। इनसाइड क्या हो रहा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन, क्योंकि क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर सरफेस पे पहुंचे तो इनवर्स रिलेशन लग गया, लेकिन एक हमारी फिक्स वैल्यू थी, सारा कांस्टेंट था, तो ई एस तो फिक्स रहेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल आर फिक्स है। लेकिन जैसे बाहर बढ़ रहे हैं तो आर तो वेरी कर रहा है ना, आर तो यहाँ भी वेरी करते हुए दिखा, हमने यहाँ भी वेरी करते हुए दिखा रहे हैं, क्योंकि आर की वैल्यू क्या होगी, पहले आर यहाँ पे था, यहाँ पे कितना होगा, अगर सेंटर पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे, यहीं से एक केस ये भी आ जाता है, अगर सेंटर की बात करें
तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फिर धीरे 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 बढ़ा और सरफेस पे पहुंचे तो सबसे ज्यादा, फिर आगे बढ़े तो इस तरीके से कर्व आ गया। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा और ये वाला केस थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। और ये गॉस लॉ का लास्ट एप्लीकेशन था, अब गॉस लॉ खत्म हो चुका है। ठीक है, तो टोटल 6 एप्लीकेशन है और काफी इंपॉर्टेंट है। तो गॉस भाई साहब को यहीं अब फुल स्टॉप देते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चन करेंगे। और इसके बाद एक छोटा सा एक टॉपिक और बचा है, देन आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप बाकी देखते हैं नेक्स्ट।